नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग साइक्रोमेट्री पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। इस प्रशिक्षण की विषय सूची है जिसमें हम बात करेंगे साइक्रोमेट्री की परिभाषा, साइक्रोमेट्रिक शब्दावली, साइक्रोमेट्री चार्ट। शुरुआत करते हैं साइक्रोमेट्री की परिभाषा। नम वायु के गुणों में परिवर्तन ही साइक्रोमेट्री कहलाता है, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायु तथा नमी के मिश्रण के विषय में अध्ययन किया जाता है, साइक्रोमेट्री कहलाता है। साइक्रोमेट्री में विभिन्न प्रकार की गणनाएं की जाती हैं, जैसे वायु का वास्तविक तापमान, वायु में उपस्थित नमी, नमी की मात्रा, ओसबूंद इत्यादि। हम जानते हैं कि वायुमंडल में गैसों तथा धूलों के कणों के अतिरिक्त जल वाष्प भी उपस्थित रहती है, जो नमी के रूप में होती है। वायु में जब नमी की मात्रा स्वाभाविक रूप से मिली होती है तो वायु नमीदार बन जाती है। इस नमीदार वायु का एयर कंडीशनिंग में अत्यधिक महत्व है। नमीदार वायु का आयतन व भार स्थिर नहीं होते, जिस कारण ह्यूमन कंफर्ट अर्थात मानव सुविधा हेतु एयर कंडीशनिंग में उनके आयतन तथा भार में वांछित परिवर्तन किया जा सकता है और इस वांछित परिवर्तन के कारण उसको कंफर्ट योग्य बनाकर मानव सुविधा में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बिल्कुल सरल भाषा में याद रखना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायु तथा नमी के मिश्रण के विषय में अध्ययन किया जाता है, साइक्रोमेट्री कहलाता है। साइक्रोमेट्रिक शब्दावली। साइक्रोमेट्रिक के अंतर्गत विभिन्न पदों की गणनाएं कर अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। इन पदों का विवरण निम्नवत है। शुष्क वायु, आर्द्रता या नमी युक्त वायु, विशिष्ट आर्द्रता, संतृप्त वायु, संतृप्तता की सीमा, अपेक्षित आर्द्रता, परम या निरपेक्ष आर्द्रता, शुष्क बल्ब तापमान, आर्द्र बल्ब तापमान, उषांक तापमान, उषांक अपनवन, कुल ऊष्मा। तो ये जो 10 से 12 बिंदु हैं, इन बिंदुओं के माध्यम से ही हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट प्रिपेयर करते हैं। तो जितने भी टर्म्स हमने इस्तेमाल किए हैं साइक्रोमेट्रिक शब्दावली में, इन सब की एक एक करके व्याख्या हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं शुष्क वायु से। ड्राई एयर, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण शुष्क वायु होती है। इसमें अन्य गैसों की मात्रा को नगण्य मान लिया जाता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और शेष 1% में अन्य गैसें जैसे हाइड्रोजन, ऑर्गन, नियॉन इत्यादि होती हैं। शुष्क वायु का परमाणु भार जो होता है वो 29 होता है। शुष्क वायु में जलवाष्प नहीं होती है। तो इस वायु का अनुभार कितना है? 28.97, लगभग 29। और इसके लिए जो गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट R इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वैल्यू होती है 0.287 किलोजूल पर केजी। यह शुष्क वायु वास्तविक रूप में नहीं होती है, क्योंकि वायुमंडल में कुछ न कुछ मात्रा में जलवाष्प की मात्रा होती है। पर अगर हम शुष्क वायु की बात करते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित वायु को ही हम शुष्क वायु मानकर कार्य करते हैं। अगला है आर्द्रता
या नमी युक्त वायु, मोस्ट एयर अर्थात मॉइस्चर वाली एयर। जब शुष्क वायु में जलवाष्प मिली होती है तो उस वायु में नमी आ जाती है, जिसे नम वायु कहते हैं। वायु में नमी होने से वायु ठंडी और नमी ना होने पर वायु गर्म होती है। सामान्य तौर पर व्यक्तियों के लिए वायु में नमी की मात्रा 50 से 60% तक होनी चाहिए। जब नमी इससे अधिक होती है तो वायु अधिक ठंडी हो जाती है। इस वायु का तापमान तथा निरपेक्ष दाब वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को नियंत्रित करता है। वायु में उपस्थित जलवाष्प का मान 0 से संतृप्त सीमा तक हो सकता है। बिल्कुल आपको एक बिंदु में याद रखना है, वह वायु जिसमें जलवाष्प की मात्रा हो हम उसको क्या कहते हैं, मॉइस्ट एयर। जलवाष्प की मात्रा आने पर ही हवा क्या बन जाती है, नम वायु। यहाँ पे हमने एक बात की है कि जलवाष्प की मात्रा 0 से लेकर संतृप्त सीमा तक भी हो सकती है। संतृप्त वायु हम पढ़ेंगे अभी आगे अगले स्लाइड में, पर संतृप्त सीमा क्या होती है। संतृप्त अर्थात सैचुरेटेड, तो यहाँ पे एक सीमा होगी कि जिसको हवा के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, सैचुरेशन लाइन। संतृप्त वायु, वायु में उपस्थित जलवाष्प नमी कहलाती है। यदि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा इतनी अधिक हो कि इसमें और जलवाष्प मिश्रित ना हो सके तो ऐसी वायु को संतृप्त वायु कहते हैं। यदि इस संतृप्त वायु को ठंडा किया जाए तो संतृप्त वायु में उपस्थित जल कंडेंस होने लगता है, जिस कारण कोहरा इत्यादि उत्पन्न होने लगता है। इससे पूर्व हमने मॉइस्ट एयर पढ़ी कि मॉइस्चर है हवा में। अगर इस मॉइस्चर को, इस जलवाष्प की मात्रा को हम कहाँ तक ले जाएं, 100% तक, अर्थात वायु में जलवाष्प की मात्रा इतनी मिला दी जाए कि उसके बाद और जलवाष्प वायु में ना मिल पाए, तो उस वायु को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड एयर। जो तापमान ठंडा होने पर उपस्थित जलवाष्प क्या हो सकता है, कंडेंस हो सकता है, और जो कंडेंस होता है तो उसी को हम फॉग की बात करते हैं। अगली हम स्लाइड में देख रहे हैं विशिष्ट आर्द्रता, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में प्रति किलोग्राम शुष्क वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे आर्द्रता अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्मॉल w से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसकी इकाई जलवायु ग्राम में / शुष्क वायु किलोग्राम में होती है। यह मान्यता है कि वायु के दोनों अवयव जलवाष्प और शुष्क वायु आदर्श गैस और डाल्टन के नियम का पालन करते हैं, आंशिक दाब वाले नियम का पालन करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो W की जो वैल्यू आती है वो है 0.622 गुणा ब्रैकेट में PW अपॉन PW P माइनस PW ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर W स्मॉल w क्या है, विशिष्ट आर्द्रता, P क्या है, वायुमंडलीय दाब, PW क्या है, जल वाष्प का आंशिक दाब। अगर हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट की बात करें और उस पर विशिष्ट आर्द्रता की बात करें, आपको ध्यान रखना है सिर्फ, अभी इनकी लाइनें हम अन्य स्लाइडों में देखेंगे कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर विशिष्ट आर्द्रता की लाइनें कैसी होती हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइनें कैसी होती हैं। आपको सिर्फ जानकारी के लिए इसमें बताया गया है कि नमी दर्शाने वाली रेखाएं हॉरिजेंटल होती हैं। यह रेखाएं एक निश्चित दूरी पर खींची जाती हैं। आपेक्षित आर्द्रता अर्थात रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एयर कंडीशनिंग प्लांट के अंदर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात ज़्यादा करते हैं। वायु के निश्चित तापमान व निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उसी निश्चित
तापमान व आयतन में वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। फाई बराबर T डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु के आयतन में वाष्प की मात्रा अपॉन T डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु के उसी आयतन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा ब्रैकेट क्लोज इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको किससे डिनोट करते हैं, फाई से। बहुत ही सरल है। एक बार आप पुनः अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें कि वायु के निश्चित तापमान निश्चित आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा उसी आयतन उसी तापमान पर वायु को संतृप्त अवस्था में ले जाने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा के अनुपात को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, ये साइक्रोमेट्रिक ग्राफ है कि साइक्रोमेट्रिक ग्राफ में आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो लाइनें होती हैं वो कैसे प्रदर्शित होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइनें लगभग सी के आकार की होती हैं और इन स्टेप के पैरेलल होती हैं। किसके पैरेलल होती हैं, इन स्टेप के पैरेलल होती हैं। इन स्टेप क्या है, जहाँ पर समझना है, जब हम बात करेंगे, अभी हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखेंगे तो आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो होता है वो बूट के आकार का होता है। बूट में क्या होता है, सोल होता है, हील होता है, टो होती है और इनस्टेप होती है। तो यहाँ पर जो इनस्टेप है उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आप लाइनें देख रहे होंगे 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 45%, 80% और 100%। तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन ही इनस्टेप की लाइन होती है। अगली है परम या निरपेक्ष आर्द्रता, अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। शुष्क वायु की इकाई आयतन में जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को परम आर्द्रता या पूर्ण आर्द्रता कहते हैं। अथवा 1 घन मीटर आयतन की वायु में जितने ग्राम जल वाष्प की मात्रा उपस्थित होगी उसे परम आर्द्रता कहते हैं। जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता जाता है तो जल वाष्प की मात्रा भी संतृप्त होने के लिए बढ़ जाती है। तापमान बढ़ेगा, अगर वायु को सैचुरेटेड करना है तो आपको उस समय और ज़्यादा जल वाष्प की मात्रा की आवश्यकता होगी। इसमें जल वाष्प का दाब भी कभी बढ़ता जाता है, जो जल वाष्प का दाब है वो भी बढ़ता जाता है। अगली बात कर रहे हैं हम शुष्क बल तापमान, अंग्रेजी में कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर और शॉर्ट में इसको हम कहते हैं DBT। साधारण थर्मामीटर द्वारा मापे गए शुष्क वायु के तापमान को शुष्क बल्ब तापमान कहते हैं। इसे TD या TDV द्वारा दर्शाया जाता है तथा इसे संक्षिप्त में DBT लिखा जाता है। आप सभी लोग एक थर्मामीटर देख रहे होंगे, ये सामान्य थर्मामीटर है और इसी का जो तापमान होता है वही क्या कहलाता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइनों की बात करें हम किस पर, साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर, साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर, तो ये लाइनें कहाँ होती हैं, टो से हील की ओर बढ़ती हैं। अर्थात नीचे जो सोल होता है और जो टो होता है, टो के पास से शुरू होती हैं, टो से हील की ओर लंबवत, हॉरिजॉन्टल के लंबवत बढ़ती जाती हैं। इनके बीच में जो दूरी होती है, मतलब जो तापमान का अंतर होता है वो बराबर होता है। एक निश्चित दूरी पर ये लाइनें खिंची हुई होती हैं। इसका चार्ट हम आगे आने वाली स्लाइडों में देखेंगे कि शुष्क बल तापमान की जो रेखाएं हैं वो साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर किस तरह प्रदर्शित होती है। अगला है गीला बल तापमान। वायु की नमी को मापने के लिए गीला बल्ब थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। यह थर्मामीटर साधारण थर्मामीटर जैसा ही होता है, लेकिन इस थर्मामीटर के बल्ब पर शुद्ध जल से भींगा हुआ एक साफ कपड़ा लपेटा जाता है। इसके लिए थर्मामीटर बल्ब के नीचे एक जल से भरा बर्तन रख देते हैं। जब हवाओं में नमी संतृप्त नहीं होती तो भींगे हुए कपड़ों से जल की वाष्प बन जाती है। इसका यह अर्थ है कि ताप वायु से गीले बल्ब की ओर जाने लगता है और इस प्रकार मापा गया तापमान गीला बल्ब तापमान कहलाता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो सामान्य थर्मामीटर है उसके वॉल्व पर हमने एक गीला कपड़ा बांध दिया है। गीला कपड़ा बांधने से
जो आसपास की हवा है जब वो गीले कपड़े के पास गुजरती है तो जल वाष्प की मात्रा मिल जाती है, उसका तापमान कम हो जाता है और थर्मामीटर मेरा जो तापमान बताता है वो क्या कहलाता है, वेट वाल्व टेम्परेचर, गीला वाल्व तापमान। अगर गीले वाल्व तापमान की बात करें किस पर, साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर। अभी आगे वाली स्लाइड में देखेंगे किस प्रकार से प्रदर्शित होती हैं। अभी हम सामान्य बात करें तो ये लाइनें चार्ट पर विकर्ण के रूप में होती हैं। कैसी होती हैं, चार्ट पर विकर्ण के रूप में होती हैं। यह चार्ट पर इन स्टेप से टो अर्थात सोल की ओर बढ़ती हैं। सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये अपने हॉरिजेंटल से 30 डिग्री के कोण पर बढ़ती हैं। आपको ध्यान देना है कि 30 डिग्री के ऊपर कोण पर बढ़ने वाली लाइन कौन सी हैं, WBT की लाइन है। और प्रत्येक WBT लाइन के बीच में जो तापमान का अंतर होगा वो कितने का होगा, 10 डिग्री के तापमान का अंतर होगा। DPT वह तापमान जिस पर वायु में उपस्थित नमी कंडेंस होना आरंभ कर दे, वह तापमान वायु उष्मांक तापमान कहलाता है। अर्थात उष्मांक तापमान वह संतृप्त तापमान है जो वायु में उपस्थित नमी के समतुल्य हो तथा जिस तापमान पर वायु कंडेंस होना आरंभ कर देती है इसे TDP से प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल सरल बात है। हमने अभी संतृप्त वायु की बात की थी, अर्थात वह वायु जिसमें अब मॉइस्चर कितना दे दिया गया था, 100%। अगर 100% मॉइस्चर है या फिर जो हवा में मॉइस्चर है तो वह तापमान जिस पर वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा कंडेंस होना आरंभ कर दे क्या कहलाती है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अगर हम चार्ट में बात करेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की तो ये हॉरिजेंटल के पैरेलल होता है, अर्थात सोल के पैरेलल होता है। और इनकी लाइनों के बीच में भी क्या अंतर होता है, वो 10 डिग्री तापमान का अंतर होता है। अगर WBT और DPT की लाइन सैचुरेशन लाइन पर मिलती है तो दोनों का तापमान बराबर होता है। दोनों लाइनों का तापमान क्या होता है, सैचुरेशन लाइन पर बराबर होता है। अभी हम इसके लाइनों को साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर देखेंगे। अगली हम बात करेंगे कुल ऊष्मा या एंथैल्पी की। शुष्क वायु की एंथैल्पी तथा वायु में मिश्रित जल वाष्प की एंथैल्पी का योग वायु की कुल एंथैल्पी के समान होता है। हमने जानते हैं कि यहाँ पे वायु है कि उसके दो अवयव हैं, एक शुष्क वायु और एक जल वाष्प। तो दोनों की एंथैल्पी के योग को ही हम कुल एंथैल्पी या कुल ऊष्मा कहते हैं। हमने इसके साथ जो फिगर अटैच किया हुआ है उसमें आप नीचे देखेंगे कि टोटल H जो निकाला गया है वो कुल एंथैल्पी है, उसका फॉर्मूला भी लिखा गया है। उसके माध्यम से अगर हम वायु की कुल एंथैल्पी और कुल ऊष्मा ज्ञात करते हैं। अब हम बात करेंगे साइक्रोमेट्रिक चार्ट। साइक्रोमेट्रिक चार्ट सामान्यतः वायुमंडल की विभिन्न परिस्थितियों में वायु एवं जलवाष्प के मिश्रण के गुणों की एक ग्राफीय प्रस्तुति है। यदि हमें वायु एवं जलवाष्प के मिश्रण के दो गुण ज्ञात हों तो हम बाकी गुणों को साइक्रोमेट्रिक चार्ट द्वारा सुगमता पूर्वक बिना गणना किए ही ज्ञात कर सकते हैं। प्रशिक्षार्थी विशेष ध्यान दें, इस चार्ट के माध्यम से हम अपनी कैलकुलेशन और गणना को बहुत सरलता पूर्वक कर सकते हैं, सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। अगर हमें वायु के मात्र दो गुण प्राप्त हों तो वायु के अन्य गुणों को इसी चार्ट पर उन दो गुणों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। आपको कैसे याद रखना है, मैंने अभी बताया था, पहले बात हुई थी कि जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट है वो आपके बूट के आकार का होता है। आपको दिख रहा होगा बूट के आकार का। बूट में जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम हील कहते हैं, बूट में जो सबसे नीचे का हिस्सा है उसको हम सोल कहते हैं, बूट में जो आगे का हिस्सा है उसको हम टो कहते हैं। टो से और हील की ओर जो हम बढ़ते हैं तो ये जो कर्व बनता है उसको हम इन स्टेप कहते हैं। तो आपको याद रखना है टो के बूट का आकार, कि बूट के आकार वाला जो ग्राफ है, जो चार्ट है वो क्या कहलाता है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट। इस पर हम वायु के समस्त गुणों का अध्ययन करते हैं। आगे हम कुछ विशेष जो ज़्यादातर उपयोगी हैं लाइनें, जो टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, उनके लाइनें साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर किस किस प्रकार से खींची जाती हैं या ड्रॉ हैं, उनको हम देखेंगे।
साइक्रोमेट्री चार्ट पर आवश्यक रेखाएं। इसमें आप देख रहे हैं सर्वप्रथम DVT, ड्राई वॉल टेम्परेचर। ड्राई वॉल टेम्परेचर की लाइनें साइक्रोमेट्री चार्ट पर सोल के परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं। दो लाइनों के बीच में निश्चित दूरी होती है। एक लाइन से दूसरी लाइन जाने पर जो तापमान का अंतर है वो समान होता है सभी लाइनों के लिए। अगली लाइन आप देख रहे हैं, अगला ग्राफ देख रहे हैं आप, WVT, वेट वॉल टेम्परेचर लाइन। वेट वॉल टेम्परेचर लाइन के लिए विशेष आपको याद रखना है कि ये हॉरिजेंटल से अर्थात सोल से 30 डिग्री के कोण पर इन स्टेप की ओर जाती हैं। कहाँ जाती हैं? इन स्टेप की ओर 30 डिग्री के कोण पर अर्थात विकर्ण के रूप में होती हैं। इन लाइनों के बीच में भी समान दूरी, समान टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अगला है साइक्रोमेट्री चार्ट पर आवश्यक रेखाओं में, इसमें हम बात कर रहे हैं DPT, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन। हमने इसकी परिभाषा में पढ़ा था, वहाँ पे हमने इसके चार्ट के बारे में बताया था कि यह चार्ट पर सोल के अर्थात हॉरिजेंटल के कैसी होती हैं? समानांतर लाइनें होती हैं। इन लाइनों के बीच में जो अंतर होता है तापमान का वो कितने डिग्री का होता है? 10 डिग्री का अंतर होता है। ये लाइनें इन स्टेप अर्थात सैचुरेशन लाइन पर मिलती हैं और उसी सैचुरेशन लाइन पर अगर DVT मिलती है तो दोनों का जो तापमान होगा वो कैसा होगा? समान होगा। अगर ये बात कर रहे हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइनें, स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइनें आपके WVT के पैरेलल होती हैं। स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन का मान जो है वो इन स्टेप के बाहर लिखा जाता है। आपको अगर इसकी रीडिंग चाहिए तो आपको इन स्टेप के बाहर जो रीडिंग लिखी हुई है वो किसकी रीडिंग है? स्पेसिफिक एंथैल्पी की। अगली बात कर रहे हैं हम ह्यूमिडिटी रेशियो या फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन भी आपके सोल के अर्थात आपके सोल के कैसी होती हैं? समानांतर, हॉरिजेंटल लाइन के समानांतर होती हैं। इनका भी जो वैल्यू है, इनका भी जो मान है वो आपको हील के दूसरी तरफ आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन के मान की आवश्यकता पड़ती है तो आप हील की तरफ जो बाहर की तरफ जो मान दिखेंगे वो आपके स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या फिर ह्यूमिडिटी रेशियो के मान हैं। अगली लाइन है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। आपको विशेष याद रखना है, यहाँ पर दो लाइन हैं, एक WVT और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन जो विकर्ण के रूप में होती है। WVT की लाइन आपके हॉरिजेंटल से 30 डिग्री के कोण पर होती है, जबकि स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन आपके हॉरिजेंटल से 70 डिग्री के कोण पर होती है और इसका जो मान है वो इसी की लाइन के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही सामान्य चार्ट जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं तापमान के, आर्द्रता के, स्पेसिफिक वॉल्यूम के, वो बताए हुए हैं। इस वीडियो को और इस PPT को बनाने के लिए जो हमने संदर्भ इसमें इस्तेमाल किए हैं उसमें एक अरिहंत NSQF लेवल 5 की जो बुक है उसका उपयोग किया है। RS खुरमी की जो टेक्स्ट बुक है RAC की, उसका उपयोग किया है। आज मैंने साइक्रोमेट्री पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।